नमस्कार दोस्तों, और राजस्थान का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान की आर्थिक समीक्षा कराने जा रहा हूं। और इसका जो भी डाटा है वो मैं आपके सामने इस तरह से पेश करूंगा कि आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो जो बिंदु पढ़ेंगे उनकी सामान्य जानकारी आपको बता देता हूं, ताकि आपको पता चले कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले जीएसडीपी के बारे में, एनएसडीपी के बारे में, जीएसवीए के बारे में, पीसीए के बारे में, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में जो हम पढ़ेंगे, डाटा पढ़ेंगे, उसके बारे में सामान्य जानकारी आपको बता देता हूं। जीएसडीपी क्या होता है? जीएसडीपी का मतलब होता है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ये क्या होता है? जीडीपी आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का मतलब है ये जो राजस्थान है, इस राजस्थान में जितना भी उत्पादन होता है, चाहे वो राजस्थान के वासियों के द्वारा किया गया है या विदेशियों के द्वारा किया गया है, उत्पादन राजस्थान में होना चाहिए। और उस उत्पादन का जो मूल्य है उसका अंतिम मूल्य शामिल किया जाता है जीएसडीपी में। राजस्थान में जितना भी उत्पादन होता है, चाहे राजस्थानियों के द्वारा या विदेशियों के द्वारा, उसका अंतिम मूल्य क्या होता है? जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ओके, उसके बाद जीएसवीए, ये देख लीजिए, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड, सकल राज्य मूल्यवर्धन। इसमें आपको कंफ्यूजिंग होगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जीएसडीपी आपने पढ़ लिया ना, तो इसका जो योगदान है, इसमें कृषि क्षेत्र का कितना योगदान है, सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है, या उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान है, इसको हम पढ़ेंगे जीएसवीए में, सकल राज्य मूल्यवर्धन, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडेड में। ओके, उसके बाद है एनएसडीपी। ये तो बिल्कुल आसान है। जीएसडीपी आप समझ गए ना, तो एनएसडीपी का मतलब होता है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जीएसडीपी में मूल्यह्रास को घटा लीजिए, एनएसडीपी आ जाएगा। और उसके बाद हम पढ़ेंगे पीसीआई, यानी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। राजस्थान में जितनी भी आय है उसमें से जनसंख्या का भाग देते हैं तो पर कैपिटा इनकम आ जाती है। और थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दो ऐसे डाटा है जो वस्तुओं का जो मूल्य है उसमें कितनी वृद्धि हुई है या कितनी कमी हुई है, उसको देखने के लिए ये डाटा जारी किया जाता है। उसके बारे में डिटेल से मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, सबसे पहले देखते हैं हमारा जो पहला बिंदु है जीएसडीपी। जो पहला बिंदु है वो है जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, राज्य में जितना भी उत्पादन होता है उसका अंतिम मूल्य शामिल किया जाता है। देख लेते हैं, ये जो डाटा है जीएसडीपी का डाटा है वो दो आधार पर होता है, स्थिर कीमतों पर होता है और प्रचलित कीमतों पर होता है। स्थिर कीमतों पर 2011-12 को आधार वर्ष माना गया है, उसके आधार पर डाटा देते हैं, या प्रचलित कीमतों पर देता है। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर जितने भी डाटा आते हैं, लगभग स्थिर कीमतों से प्रचलित कीमतों का डाटा होता है वो दुगना होता है। ये आप याद रख लीजिए, लगभग दुगना होता है। ओके, स्थिर कीमतों पर ये डाटा है, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ, उसके बाद में इसकी ट्रिक बताऊंगा। ओके, स्थिर कीमतों पर कितना है, लाख करोड़ रुपए में है ये 7,99,449 करोड़ रुपए। और प्रचलित कीमतों पर कितने हैं, 14,13,620 करोड़ रुपए। और वृद्धि दर इसमें क्या है, 21-22 की तुलना में। ये डाटा कौन सा है, 2022-23 का। और 2021-22 के आधार पर देखें वृद्धि दर तो कितने है, 8.19% है स्थिर कीमतों पर और 16.4% है प्रचलित कीमतों पर। ओके, 8.19% स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर है और 16.04% प्रचलित कीमतों पर वृद्धि दर है। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। अगर आपको राजस्थान की एनएसडीपी याद करना है ना, तो आपके साथ क्या होना चाहिए, 7, सिर्फ आपको 7 याद रखना है। आप 7 याद अगर रख सकते हैं तो आपको एनएसडीपी का सारा डाटा याद हो जाएगा। सिर्फ 7, आप कहेंगे 7 तो याद ही है, तो देख लीजिए आपको डाटा भी याद ही है। कैसे? मैंने आपको क्या बताया, स्थिर कीमतों से प्रचलित कीमतों का डाटा कितना होता है, दुगना होता है। ये क्या है, 7 लाख। और प्रचलित कीमतों पर कितना हो गया, 14 लाख। वृद्धि दर देख लेते हैं, 7 से 1 आगे कितना होता है, वृद्धि होगी, तो वृद्धि होगी तो 1 आगे ही जाएगा, 1 आगे जाएगा, तो 7 से कितना हो गया, 8। और प्रचलित कीमतों प्रतिशत वृद्धि दर है वो भी दुगनी होगी,
यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 16, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 14। आप कहेंगे ये तो याद हो गया, तो यही ट्रिक है, जबरदस्त ट्रिक। देखिए 7,99,000, ये 99,000 अगर आप याद नहीं रख पाए तो परीक्षा में आप अगर 7 याद रख लें तो भी आप कुछ कर सकते हैं, और ये भी आप याद रख लेंगे। अगर आपको ये 7 याद हो गया ना तो ये 99 वाला भी आप याद रख लेंगे। 7,99,000, 8 से थोड़ा ही कम, 99,449 कितना ही कम, 8 हो जाता है ये अगर थोड़ा सा ज़्यादा होता, बस याद हो गया। और ये 14 से 1 13, 14,13,620, 14,13,620, ये भी आपके याद हो गया। 8.19 और 16.04। ओके, आशा करूँगा कि आपको ये अच्छा भी लगा और आपको ये डाटा याद भी हो गया। चलिए आगे बात करते हैं अगले बिंदु की। चलिए, अगर आपको राजस्थान की GSDP याद हो गई, आप कहेंगे ये तो याद हो गई, हमने 7 याद किया और 7 से पूरा डाटा याद हो गया। ओके, तो अब बात करते हैं NSDP का, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। शुद्ध करना है तो इसमें मूल्य ह्रास को घटाना पड़ेगा। GSDP इसमें से नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ज्ञात करने के लिए मूल्य ह्रास को माइनस करते हैं, हमारे शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद आ जाएगा। अब मूल्य ह्रास थोड़ा सा घटेगा, यानी डाटा में थोड़ा सा चेंज आएगा। कितना आएगा देख लीजिए। स्थिर कीमतों पर मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, स्थिर कीमतों पर जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें वृद्धि दर है वो 8.1111% है। ओके, ये यहाँ पर कितनी है, 8.19, यहाँ पर 8.11, और प्रचलित कीमतों पर जो वृद्धि दर है वो 16.10, सेम ही है, थोड़ा सा फर्क है। यानी आपको NSDP याद हो गया और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, GSDP याद हो गया और NSDP भी आपको याद हो गया। आगे बात करते हैं अगले बिंदु की। देखिए हमारा अगला जो बिंदु है वो है GSVA, यानी ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, सकल राज्य मूल्य वर्धन। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, सकल राज्य मूल्य वर्धन में जो GDP है राज्य की उसको बांट देते हैं। कृषि क्षेत्र में कितना योगदान है उस GDP में, सेवा क्षेत्र का कितना योगदान है, उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान है, वही हमारा सकल राज्य मूल्यवर्धन है। बस इतना ही हम इसमें देखेंगे, यानी कृषि का कितना योगदान, उद्योग का कितना योगदान, सेवा का कितना योगदान। तो देख लीजिए, सबसे पहले सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र का योगदान है, और वो हम देखेंगे स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर। स्थिर कीमतों 2011-12 का आधार वर्ष, इसमें भी 2011-12 का आधार वर्ष लिया गया है। स्थिर कीमतों पर जो सेवा क्षेत्र का योगदान है वो और प्रचलित कीमतों पर एकदम बराबर है। 43.74% योगदान स्थिर कीमतों पर, 43.74% योगदान प्रचलित कीमतों पर, और सबसे ज़्यादा योगदान ही इसी का है सेवा क्षेत्र का। ओके, उसके बाद कृषि क्षेत्र का और उद्योग क्षेत्र का देखते हैं। सेवा क्षेत्र सबसे कम योगदान किसका है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम योगदान आपको पता होना चाहिए। सबसे कम योगदान किसका है, सबसे कम योगदान उद्योग क्षेत्र का है। कितना है देखिए, स्थिर कीमतों पर बात करें तो 27.76% योगदान है, और प्रचलित कीमतों पर बात करें तो 27.31% योगदान है उद्योग क्षेत्र का। सबसे कम और सबसे ज़्यादा देख लिया। सबसे कम किसका, उद्योग क्षेत्र का। कितना, इसमें आपको ये जो पॉइंट से आगे संख्या है इसको भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट से पहली संख्या है वो तो बराबर है। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर पॉइंट से पहले की संख्या बराबर है। यानी उद्योग क्षेत्र में स्थिर कीमतों पर भी 27 और प्रचलित कीमतों पर भी 27 है, लेकिन इसमें 27.76 और इसमें 27.31। उसके बाद कृषि क्षेत्र का योगदान देखते हैं 28.50 स्थिर कीमतों पर और 28.95 प्रचलित कीमतों पर। ये आपको याद करना पड़ेगा। ओके, 43.74 सेवा क्षेत्र का स्थिर कीमतों पर प्रचलित कीमतों पर बराबर है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और ये सीधा थ्योरी का प्रश्न भी बन सकता है। सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज़्यादा और स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर एकदम बराबर। उद्योग क्षेत्र का योगदान सबसे कम
और सेवा क्षेत्र में जो स्थिर कीमतों पर 27.76, 27.31 प्रचलित कीमतों पर। उद्योग क्षेत्र का 28.50 स्थिर कीमतों पर और प्रचलित कीमतों पर 28.95। ओके, अगला जो हमारा बिंदु है वो है पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। राज्य की जितनी आय है उसमें जनसंख्या का भाग देकर पीसीआई निकाली जाती है। पीसीआई दो आधार पर होती है, एक स्थिर कीमतों पर कितनी है और प्रचलित कीमतों पर कितनी है। स्थिर कीमतों का जो आधार वर्ष है वो जीएसडीपी, एनएसडीपी, जीएसवीए के जितना था, कितना था 2011-12 आधार वर्ष था, उतना ही पीसीआई में आधार वर्ष है 2011-12। ओके, अब डाटा की बात करते हैं। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है 86,000 रुपये, मोटा मोटा याद रख लीजिए 86,000 रुपये। पूरा कितना है 86,134 रुपये। प्रचलित कीमतों पर कितना है 1,56,149 रुपये। इसमें वृद्धि दर देखते हैं, यानी पिछले वर्ष 2021-22 की तुलना में 2022-23 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है। स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर की बात करें तो 6.94% वृद्धि दर हुई है और प्रचलित कीमतों पर बात करें तो 14.85% की वृद्धि दर हुई है। ओके, अब आपको एक तथ्य बताता हूँ। भारत में जो वृद्धि दर है वो राजस्थान की वृद्धि दर से 1% कम ही रही है, चाहे वो जीएसडीपी की बात करें, चाहे वो एनएसडीपी की बात करें, चाहे वो पीसीआई की बात करें। यानी राजस्थान में स्थिर कीमतों पर वृद्धि 6.94 है, 6% है, तो भारत की वृद्धि दर 5%। प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की वृद्धि दर 14.85% है, तो भारत की वृद्धि दर 13% ओके, अब हम देखेंगे थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक क्या होता है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैंने पहले भी आपको बताया है। थोक मूल्य सूचकांक का मतलब होता है ये डाटा कलेक्ट किए जाते हैं वस्तुओं के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है, यानी महंगाई का पता लगाने की, यानी मुद्रास्फीति का पता लगाने के लिए थोक मूल्य सूचकांक का डाटा है वो जारी किया जाता है। और ये जारी कब किया जाता है? प्रति माह जारी किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा जारी किया जाता है। अब तक मैंने आपको जितना भी डाटा बताया उसका आधार वर्ष 2011-12 था, लेकिन इसका आधार वर्ष 1999-2000 है। ये भी आपको याद करना पड़ेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999-2000। अब बात करते हैं इसमें क्या शामिल किया जाता है। इसमें राजस्थान की बात करें तो 154 वस्तुओं को शामिल किया गया है। थोक मूल्य सूचकांक में 154 वस्तुओं के मूल्य को देखा जाता है, यानी इसके मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है या कितनी कमी हुई है। अभी 2022-23 के डाटा की बात करें तो राजस्थान का थोक मूल्य सूचकांक 385.45 है, 385.45। और इसमें जो 21-22 की तुलना में वृद्धि दर है वार्षिक वो है 6.12%। यानी कि जो पहले 21-22 में 100 रुपये की वस्तु थी वो 22-23 में 106.12 रुपये की हो गई। ये है थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अंतर मैं आपको बता देता हूँ। थोक मूल्य सूचकांक में डाटा है वो थोक रूप में कलेक्ट किए जाते हैं, यानी जो कंपनी है उसमें वस्तुओं का उत्पादन हो गया, वहाँ से उसका जो मूल्य है वो ले लिया जाता है। लेकिन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जब उपभोक्ता के पास वो वस्तु पहुँचती है तब उसके पास कितने रुपए में वो वस्तु पहुंची है वो डाटा इसमें कलेक्ट किए जाते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये थोक मूल्य सूचकांक पता चल गया हो। अब देखते हैं आगे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आगे बढ़ते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो डाटा है वो भी थोक मूल्य सूचकांक की तरह है, प्रति माह जारी किया जाता है। इसमें अंतर इतना है कि इसमें वस्तुओं के साथ सेवाओं को भी शामिल किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक में मैंने आपको बताया राजस्थान में कितनी वस्तुएं 154 वस्तुओं को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें वस्तुओं प्लस सेवाओं को शामिल किया जाता है। इसमें 4 अलग अलग श्रेणियों में डाटा जारी किया जाता है और वो अलग अलग संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। औद्योगिक, ये मजदूर होते हैं। औद्योगिक, ये उपभोक्ता का मतलब क्या होता है? उपभोक्ताओं के पास कितने रुपए में वस्तु पहुंची है। औद्योगिक मजदूरों, कृषि मजदूरों, ग्रामीण मजदूरों और ग्रामीण प्लस शहरी मजदूरों, ये 4 तरह की श्रेणियों में डाटा जारी किया जाता है। इनका आधार वर्ष भी अलग अलग है, 2 का सेम है। कृषि और ग्रामीण का आधार वर्ष सेम है और वो कितना है 1986 और 87। कृषि का कितना है 1986-87 और ग्रामीण का कितना है 1986-87। औद्योगिक का आधार वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का 2016 और ग्रामीण प्लस शहरी का 2012। औद्योगिक, कृषि और ग्रामीण का जो डाटा है
वो श्रम ब्यूरो शिमला के द्वारा जारी किया जाता है। और जो नीचे ग्रामीण प्लस शहरी का डाटा है जिसका आधार वर्ष 2012 है, ये डाटा सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि राजस्थान में डाटा कलेक्ट करने के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं। जो 3 केंद्र है वो कौन कौन से देख लीजिए, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा। पहले अलवर नहीं था, अलवर के स्थान पर अजमेर था, लेकिन उसको हटाकर अभी अलवर को बना दिया गया है। जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जय भील, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर केंद्र है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का राजस्थान में। जारी प्रतिमाह किया जाता है, वस्तुओं को भी शामिल किया जाता है। औद्योगिक का आधार वर्ष 2016, कृषि प्लस ग्रामीण का आधार वर्ष कृषि और ग्रामीण का आधार वर्ष 1987 और ग्रामीण प्लस शहरी का आधार वर्ष 2012। अब तक की क्लास में मैंने आपको 6 बिंदु कराए हैं, जीएसडीपी, जीएसवीए, एनएसडीपी, पीसीआई, थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इन बिंदुओं से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा था वो ही मैंने आपको कराया है, जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।